बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने उसका टेस्ट रखा हुआ था। तो ये टेस्ट में मैंने पेडागोजी के हवाले से जो आपके पास पेपर्स हैं ना, एफपीएससी में जो लेक्चरार की आपकी सीटें आती हैं या टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की सीटें आती हैं, उसके हवाले से जो आपके पास पेपर्स हैं उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड 30 क्वेश्चन थे ना, वो मैंने आज यहाँ पे शामिल किए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। मैंने ये टेस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दिया था पीडीएफ में। मुझे उम्मीद है कि आपने ये टेस्ट अपना सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ, तो आपने इसको टैली कर लेना है। और आपको पता है कि हमने पेडागोजी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बता सकता हूँ और वेरी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप अब जाएँ एफपीएससी की बुक लें किसी भी ऑथर की, वहाँ पे जाके लेक्चरार के जितने भी आपके पास पेपर्स हैं या टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के पेपर हैं, आप उनमें से एफपीएससी की आपने जो पेडागोजी है वो चेक कर लें। इंशाल्लाह ताला आपकी सारी की सारी पेडागोजी क्लियर हो चुकी होगी। आप चेक करें, बल्कि ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपको काउंटर चेक करना चाहिए कि जो हमारे साथ टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपकी किस लेवल तक प्रिपरेशन हो चुकी है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में लेक्चरार का पेपर देने जा रहे हैं, तो लेक्चरर के पेपर के वाले जो आपकी 30 मार्क्स की पेडागोजी आनी है, इंशाल्लाह हमने आपकी कवर कर दी है। आपकी कवर हो चुकी होगी अगर आपने सारे के सारे लेक्चर हमारे साथ अटेंड किए हैं। तो सबसे बड़ा आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में जो आपका ये जो मंदरजा झैल में से कौन सा जो है ये जनाब आपका इफेक्टिव क्लासरूम का जो है ना ये कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कंपोनेंट आपको मैंने बताए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने तैयार किए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी पनिशिंग स्टूडेंट फॉर मिसबिहेवियर। तो जो स्टूडेंट की पनिशमेंट जो है ना वो शामिल नहीं होती क्लासरूम मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग डिस्ट्रप्शन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो आपकी जो इंटरप्शन होती है उसको ख़त्म करने के लिए, जो डिस्ट्रप्शन होती है, जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, उसके लिए आप कौन सी जो है ना स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। रिएक्टिव इम्पल्सिवली टू मिसबिहेवियर, इग्नोरिंग माइनर इन्फ्रैक्शन, addressing issues promptly and calmly, using fear based tactics। ठीक है, तो आपने डराना धमकाना नहीं है बच्चों को जनाब, जो है ना इम्पल्सिव बिहेवियर भी नहीं करना है, इग्नोर भी नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, जो भी इशूज़ हैं उनको आपने काल्मली उनको आपने एड्रेस करना है। आपने देखना है इशू क्या है, किस वजह से जनाब क्लासरूम में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्लासरूम रूल्स एंड प्रोसीजर। क्लासरूम रूल्स और प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या होता है, टू कंट्रोल स्टूडेंट्स बिहेवियर, टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टू एजर्ट अथॉरिटी और स्टूडेंट्स, टू डिस्करेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। तो ये है जी आपके पास टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स सिंथेसिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू। कोई भी आपने जो न्यू चीज़ क्रिएट करनी है उसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी की कौन सी जनाब आपका लेवल होता है टेक्सोनोमी में। रिमेंबरिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एनालिसिस होती है, सिंथेसिस होता है। तो आपको पता है जो आपने कोई चीज़ न्यू क्रिएट करनी होती है उसमें आप सिंथेसिस यूज़ करते हैं, सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, सोलो टेक्सोनोमी फोकसेस ऑन। सोलो टेक्सोनोमी किसके ऊपर फोकस करती है, क्लासीफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, identifying different types of learners in the classroom, grouping students based on the academic performance, रैंकिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर था ए वाला, ए वाला। आपको पता है सोलो टेक्सोनोमी जो होती है वो लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे आप वो क्या करती है, लर्निंग के लेवल्स बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास है, विच लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनोमी इनवॉल्व्स रिलेटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। आइडियाज और कॉन्सेप्ट को आपस में जनाब कौन सा जो लेवल है सोलो टेक्सोनोमी का जो आपस उनको आपस में रिलेट करता है। प्री स्ट्रक्चरल आपको पता सबसे पहला होता है, यूनिट स्ट्रक्चर दूसरा होता है, रिलेशनल लेवल जो है ना ये आपका होता है तीसरा। ये आपस में रिलेट करता है। मैंने आपको सोलो टेक्सोनोमी बड़ी डिटेल से पढ़ाई थी, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको क्लियर कर लिया होगा। ब्लूम्स टेक्सोनोमी कैटेगराइज कोग्निटिव स्किल्स इनटू हाउ मनी लेवल्स। तो जो कोग्निटिव स्किल्स जो आपके हैं वो कितने लेवल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 657 का आपको एक डिजिट मैंने याद करवाया था, कैप वाला, कैप वाला, कैप वाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने उस ब्लूम्स टेक्सोनोमी को अच्छे तरीके से किया होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास 6 हो गया, 6। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है, विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग किस में होती है, आपको पता है अंडरस्टैंडिंग में होता है, अंडरस्टैंडिंग में बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, ट्रू फॉल्स, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज रिमेंबरिंग। बताएं जी जो आपकी जो हाईएस्ट लेवल है ब्लूम्स टेक्सोनोमी का, क्या वो रिमेंबरिंग है कि नहीं है। तो आपको पता है रिमेंबरिंग तो सबसे लोअर लेवल होता है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी का प्राइमरी फोकस क्या था,
assessing student behavior, evaluating students attitude, categorizing cognitive skills, measuring physical abilities। तो आपके पास है कि इसका करेक्ट आंसर था कैरेक्टराइजिंग कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, इसमें आपने साइकोमोटर डोमेन के साथ इसको मिक्स नहीं करना, मेजरिंग फिजिकल एबिलिटीज के साथ इसको आपने नहीं करना। आपको मैंने बताया था जब इनकी आपस में कंपैरिजन आ जाए तो आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कॉग्निटिव डोमेन के हवाले से ही डिस्कस करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास सोलो टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय, जो आपका सोलो टैक्सोनॉमी को किसने डेवलप किया था उसको आपको पता है बेंजामिन ब्लूम ने। तो आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थी ये जॉन बिग्स ने की थी 1982 में। कभी कभार इसकी जो वो जो है ना डेट भी पूछ रहा था, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा हुआ है, ये मैंने सारे पास पेपर्स देखे हैं। तो ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पज क्या होता है? टू असाइन ग्रेड टू स्टूडेंट्स, टू मेजर स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ कंटेंट एट द एंड ऑफ द यूनिट, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर लर्निंग इंस्ट्रक्शंस एडजस्टमेंट्स, टू रैंक स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। आपको पता है हमने फीडबैक के लिए यार क्या लेना होता है, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट लेनी होती है। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ लेक्चर सेशन टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग? जो कौन सी आपकी असेसमेंट है जो लेक्चर या सेशन के एंड पे ली जाती है, तो आपको पता है वो समेटिव असेसमेंट होती है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट? जो आपकी इफेक्टिव असेसमेंट है उनमें कौन सा ये करेक्टर्स नहीं है? रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी या फेयरनेस। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आप ना रिलायबिलिटी, ये रिलायबिलिटी इसमें नहीं होती, बाकी सारा कुछ होता है। ठीक है, समझ आ गई, आप रिलाई नहीं कर सकते किसी के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट? समेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर लर्निंग, टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, टू वैल्यूएट स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ यूनिट ऑफ कोर्स। आपको पता है जो सब एंड पे होती है वो आपकी समेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट है जी, आपके पास है जी, विच असेसमेंट मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग कॉम्प्लेक्स स्किल्स एंड नॉलेज? कौन सा आपके पास है जी जो असेसमेंट मेथड है जो आप कॉम्प्लेक्स स्किल्स और नॉलेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? मल्टीपल चॉइस टेस्ट, इजी क्वेश्चन, परफॉर्मेंस टास्क, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त दुनिया में राइज है वो एमसीक्यू टेस्ट होता है, एमसीक्यूज। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट होती है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर्क? जो आपकी स्टूडेंट्स वर्क की क्वालिटी को चेक किया जाता है, क्वालिटी ये क्वालिटी का लफ्ज आपने देखना है, क्वालिटी। तो जब क्वालिटी की बात करें तो फिर आपने एवेल्यूएशन की बात करनी है। जब ये क्वांटिटी की बात करें, मिकदार की बात करें, तो फिर आपने क्या ना जी, आपने मेजरमेंट की बात करनी है। अगर वो जो ना आपकी मेयार की बात करें, फिर आपने क्या करना है, वैल्यूएशन की बात करनी है। ठीक है, जब दोनों की इकट्ठी बात करें फिर असेसमेंट की बात करनी है। इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच लेवल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर अ गिवन पर्पज? ठीक है जी, जो आपने जजमेंट करनी होती है, जो आपने उसको चेक करना होता है, वो आपको एवेल्यूएशन में करते हैं, एवेल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी, विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन टू पार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द पार्ट्स रिलेट टू द होल? आपने जो कोई भी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है उसको आपने क्या करना है, आपने ब्रेकिंग डाउन करना है इनटू पार्ट्स। तो आपको पता है ये एनालिसिस होता है, एनालिसिस। ठीक, एनालाइज। नेक्स्ट है जी, सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो सोलो टैक्सोनॉमी में कितने लेवल थे आपने याद कर लिए होंगे? प्री स्ट्रक्चर, यूनिट स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर और रिलेशन स्ट्रक्चर, और आपके पास एब्स्ट्रैक्टेड, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी, 5 लेवल इसके होते हैं, 5 लेवल आपने याद किए हुए हैं, ये मैंने नोट्स में आपको बताए थे। Which level of solo taxonomy involves making connection between multiple ideas or concept? मल्टीपल आइडियाज और कंसेप्ट को आपस में जनाब रिलेट कौन करता है, वो आपकी होती है जी रिलेशन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ट्रू और फॉल्स, बोथ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड सोलो टैक्सोनॉमी कैटेगराइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू हायरार्किकल लेवल। तो ये आपको पता है ये ट्रू। ठीक है जी, जो आपकी टैक्सोनॉमी इसका मतलब ही हायरार्किकल लेवल होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच लेवल इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग बेसिक फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू यूज इन डेली लाइफ चैलेंजेस? ठीक है जी, जो अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कौन सा लेवल है जिसमें आपने रिकॉलिंग करनी होती है बेसिक फैक्ट्स की आपने रिकॉलिंग करनी होती है किसके लिए, और इन्फॉर्मेशन की किसके लिए, आप उनको डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। तो डेली लाइफ में यूज़ आप कहाँ पे करते हैं, आप इसमें एप्लीकेशन में करते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये अप्लाई वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास, विच टीचिंग मेथड एम्फसाइजेज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट? जो टीचर से स्टूडेंट के डायरेक्ट आपने जो भी इंस्ट्रक्शन देनी होती है वो आपकी होती है जी लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन होती है, लेक्चर जब आप लेक्चर देते हैं तो टीचर डायरेक्ट अपनी बात स्टूडेंट तक पहुंचा देता है।
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सुक्रातिक मेथड? सुक्रातिक मेथड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है आपको पता है? ये क्वेश्चन आंसर मेथड हमारा होता है। जैसे इसका करेक्ट आंसर था सी वाला, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी 26 है, विच टीचिंग मेथड फोकसेस ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज अमंग स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट्स में आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज कौन सा टीचिंग मेथड पैदा करता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये तो लेक्चर मेथड है। फ्लिप्ड क्लासरूम, ये तो नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग ये वाला ठीक होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये रिकॉलिंग होती है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होता। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। जो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड होता है उसमें क्या होता है? बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो खुद प्रैक्टिकली काम करते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड? फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड ये होता है कि बच्चों को ऑनलाइन कोई लिंक दे दिया जाता है, या उनको कोई वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है, या उनको कोई लेक्चर दे दिया जाता है। बच्चे अपने घर में जाके ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, फिर जो उन्होंने वहाँ से सीखा होता है उसको क्लासरूम में आके क्या करते हैं? उसको आप वो हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ठीक है जी। तो आपके पास है स्टूडेंट वॉच लेक्चर एट होम एट एंगेज इन हैंड ऑन एक्टिविटी इन क्लास, ये ए वाला ही ऑप्शन करेक्ट था, बाकी सारे के सारा जो है ना वो ये जो इसके रॉन्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच टीचिंग मेथड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड डेवलप सोल्यूशन, ठीक है जी। आप जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बच्चों ने फेस करना है और इसका सोल्यूशन जो है ना वो डेवलप करना है, वो आपके पास कौन सा होता है? वो आपके पास आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इसमें दो लफ्ज यूज होते हैं, एक जो होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये दोनों वर्ड्स भी बार बार वो पूछता है, ठीक है। इक्वालिटी होती है बराबरी, जो भी है ना, फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे बैठे हुए हैं ना, 10 बंदे तो 100 रुपये आपके पास है, तो आप 10 बंदों में इसको तकसीम करना है, सबको 10-10 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन होते हैं इक्विटी होती है किसी की जो है ना ज़रूरत के मुताबिक इनमें से हो सकता है कोई ऐसे बंदे हों जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी 20 की ज़रूरत होगी, किसी को पानी की ज़रूरत होगी, किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना जो होता है ना, या किसी चीज़ को बांटना या देना होता है इक्विटी। और जो होता है ना, जो हमने ज़रूरत को नहीं दिया करना, जस्ट हमने क्या करना, बराबरी करनी है, मसावात करनी है सामने, तो फिर वो बराबर तकसीम कर देते हैं। इस तरह होती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हुए हैं ना, हर बच्चे की नीड के मुताबिक आपने पढ़ाना होता है कि हर बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है। टीचिंग ऑल स्टूडेंट द सेम वे, ये गलत है। अडाप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल दो डाइवर्स लर्नर्स मीन कि मुख्तलिफ किस्म के लर्नर जो बैठे हुए हैं, उन सभी की जो आपने नीड को पूरा करना होता है, वो आपके पास होता है जी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपने एक टेस्ट मेरे साथ सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।